दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है ये टोटली भरोसे और विश्वास का रिश्ता होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर भरोसा टूट जाए या फिर दरार आ जाए तो इस रिश्ते को बिखरने से फिर कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति है जो कि शादी करने के बाद में अपनी पत्नी के साथ में खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा होता है। इसी बीच में उसका जो कारोबार होता है, उसका जो बिज़नेस होता है, अचानक से इसके बिज़नेस में कुछ ऐसा होता है कि इसका बिज़नेस जो है वो मंदा पड़ जाता है। यानी अब बिज़नेस में एक तरीके से गिरावट आ जाती है, फॉल आ जाता है। उसके बाद में इसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जो इसकी पत्नी है वो इसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और उस मायके जाने के बाद में ये एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इस अपने पति के साथ में ऐसा गेम खेलती है, ऐसा षड्यंत्र रचती है कि जिसके बाद में इसका जो पति था वो इसके षड्यंत्र को भेद नहीं पाता है और जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की स्टोरी को लेके। हालांकि दोस्तों, ये जो वीडियो था ये हमारा 8 बजे पब्लिक होना है। अब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो वीडियो है ये थोड़ा डिले हो जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी पे मैं लेके चलूँ उससे पहले आप सभी लोगों से कहूँगा कि कमेंट का जो सिलसिला है ये लगातार बनाए रखिएगा। किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर आप लोग वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे कल के दिन मैं अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है बिहार प्रदेश की। और बिहार प्रदेश का एक ज़िला लगता है बेगूसराय। और दोस्तों, इसी बेगूसराय ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, टेगरा थाना। और इसी टेगरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, गांव का नाम रानी टोल। दोस्तों, इसी रानी टोल की एक महिला जिसकी उम्र 31 साल, नाम काजल है, जिसकी अब से तकरीबन 12 साल पहले शादी हो चुकी है संदीप कुमार नाम के व्यक्ति से। संदीप कुमार जो कि रहने वाला है समस्तीपुर ज़िले का। समस्तीपुर ज़िले में एक थाना पड़ता है भगवानपुर, इसी इलाके का वो रहने वाला है, इसी एक गांव का रहने वाला है। संदीप जो कि अपने इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। और जब ये शादी कर काजल से अपनी पत्नी को अपने घर लेके आता है, उसके बाद में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी काजल के साथ में बिता रहा होता है। शादी के बाद तकरीबन 2 साल का समय गुजरता है। 2 साल के बाद में इनको एक बेटा होता है, बेटे का नाम ये लोग अंश रखते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में भी लगभग 10 साल का समय गुजर जाता है। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ में बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे। और पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो संदीप था उसका जो बिज़नेस था प्रॉपर्टी डीलिंग का, एक तरीके से वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिससे वो अच्छा पैसा कमा रहा था, अच्छा नाम था, अच्छा रुतबा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दोस्तों, जब इनके बेटे की उम्र लगभग 8 साल हो जाती है और शादी को तकरीबन 10 साल का समय गुजर जाता है कि उसी समय अचानक से संदीप की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है। और वो मोड़ ये होता है कि संदीप का जो अच्छा भला बिजनेस चल रहा था, अचानक से उस बिज़नेस पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसी मंदी आ जाती है कि उसका जो बिज़नेस था ये पूरी तरीके से ठप पड़ जाता है। अब दोस्तों, संदीप चूँकि उसका बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अचानक से बिज़नेस ख़राब हुआ। अब इस बिज़नेस को बचाने के लिए संदीप अपने पास में जो भी बची हुई जमा पूंजी होती है उस जमा पूंजी को भी वापस से उस बिज़नेस में लगा देता है, एक तरीके से अपने बिज़नेस को रिवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, तमाम मेहनतों के बाद में, तमाम कोशिशों के बाद में, तमाम इन्वेस्टमेंट के बाद में आखिरकार जो संदीप का बिज़नेस था ये फाइनली ठप पड़ जाता है। और उसकी जो माली हालत होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि संदीप अब अपने घर का भी खर्चा नहीं चला पा रहा था। इधर संदीप अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा था, उधर बेटा ये भी 8 साल का हो चुका था, स्कूल जाता था, उसकी भी फीस देना होती थी। अब संदीप चूँकि अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पा रहा है तो भला अपने बेटे की फ़ीस कहाँ से देगा। इसी तरीके से जो संदीप की ज़िंदगी थी इसमें परेशानियों का जो दौर था वो शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, इधर संदीप अपने बिज़नेस को लेकर परेशान था, घर के खर्चे चलाने के लाले पड़े हुए थे, बच्चे की फ़ीस कहाँ से भरता, टाइम पर फीस भी भर नहीं पाता है। जब पत्नी काजल देखती है कि उसके पति संदीप का जो बिज़नेस है ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बच्चे की फ़ीस भी भर सके, तो उसके बाद में ये जो काजल थी ये एक फ़ैसला लेती है। और ये फ़ैसला लेती है कि क्यों ना ये अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए अपने मायके चली जाए, क्योंकि यहाँ पे पति के साथ रहेगी तो उसके बच्चे की जो शिक्षा होगी ये भी बाधित हो जाएगी। उसके बाद में ये जो काजल थी अपने बेटे अंश को लेती है अपने साथ में और अपने पति को उसके ही घर पे छोड़ती है। और उसके बाद में ये अपने मायके
रानी टोल चली जाती है। अब दोस्तों ये जो काजल थी ये अपने मायके जा चुकी थी, लेकिन संदीप भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई भी जोर नहीं दिखाता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है। वो सोचता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को रोकूं भी तो वो उनका खर्चा कैसे उठाएगा। संदीप भी सोचता है कि कुछ दिन ये मायके रह लेगी और उसके बाद में जब इसका बिजनेस ठीक हो जाएगा तो उसके बाद में ये वापस से अपनी पत्नी और अपने बेटे को अपने घर ले आएगा। यही सब सोचकर ये अपनी पत्नी को उसके मायके जाने देता है। अब दोस्तों जो काजल थी ये अपने मायके जा चुकी थी और उसके बाद में अपने बेटे अंश का एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। इधर जो संदीप था ये अक्सर अपनी पत्नी के घर उसके मायके जाता और 1-2 दिन वहाँ पर रहता, उसके बाद ये घर वापस आ जाता। उसके बाद में अपने बिजनेस में जो भी मेहनत लगती, जो भी ये ट्राई कर सकता था अपने बिजनेस को ज़िंदा करने के लिए, ये सब कुछ ट्राई कर रहा था। बीच बीच में वो अपने बेटे अपनी पत्नी से मिलने मायके भी जाता था, यानी नाराज़गी जैसी कोई बात थी नहीं। उसके बाद में एक तारीख आती है 25 नवंबर साल 2017। 25 नवंबर साल 2017 वाले दिन शाम के तकरीबन 5 से 6 बजे के आसपास संदीप अपनी पत्नी से कहता है कि वो बेटे अंश के लिए मार्केट से कॉपी लेने जा रहा है और बहुत जल्द ही लौट आएगा। और उसके बाद में संदीप जो था ये मार्केट से कॉपी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद से ये कभी लौट कर नहीं आता। इधर पत्नी जो अपने पति का इंतज़ार करती रहती है, जब पति लौट कर नहीं आता है, रात्रि के करीब 10 बजे का समय हो जाता है। कई बार उसके नंबर पर फ़ोन लगाती है, नंबर को ट्राई करती है, अब नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। पत्नी बड़ी परेशान, कहाँ जाए क्या करे। जितने भी ऐसी जगहें थी उन सारी जगहों पे ढूंढ मारती है, नंबर को बार बार ट्राई करती है किसी तरीके से पति से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन पति का जो नंबर था ये लगातार स्विच ऑफ बताता है। रात के 10 से 10:30 बज जाते हैं। अब पत्नी बड़ी परेशान। उसके बाद में ये अपने ससुराल में फ़ोन करती है और ससुराल में फ़ोन करती है ये अपने देवर विनीत को। और विनीत को कॉल करने के बाद में ये कहती है क्या तुम्हारे भैया वहाँ तो नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ से कॉपी लेने के लिए गए थे, उसके बाद से लौट के नहीं आए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये अपने घर चले गए हो। तो जो विनीत है वो कहता है कि भाभी भैया यहाँ तो नहीं आए, लेकिन विनीत भी ये सोचकर बड़ा परेशान होता है कि आखिर भैया बिना बताए कहाँ चले गए। लेकिन चाहकर भी विनीत कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि रात्रि का समय था। इसलिए विनीत फैसला करता है कि क्यों ना पूरी रात वेट करा जाए, उसके बाद सुबह को ही कुछ देखा जाएगा। और उसके बीच में ये बार बार अपने भैया को कॉल लगाता है, लेकिन जितनी बार भी कॉल लगाता है जो नंबर था ये लगातार स्विच ऑफ ही बताता है। और उसके बाद में दोस्तों जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, जो विनीत था ये तुरंत अपने बिस्तर से उठता है, तुरंत अपने भाई को ढूंढने के लिए निकलता है और अपनी भाभी का जो मायका था रानी टोल, ये वहाँ पर अपने भाई को ढूंढने के लिए पहुँचता है। कहीं पर ऐसी जगह हो, कोई ऐसी जानने वाला या फिर कोई दोस्त ऐसा हो कि जिसके रूम पर रुक गए हो, या फिर कोई ऐसी बात काम के सिलसिले में। अब ये जो भाई था रानी टोल जाकर अपने भाई को ढूंढने लगता है। इधर उसी समय उड़ते उड़ते किसी एक खबर मिलती है कि इस इलाके में एक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी। इसी बूढ़ी गंडक नदी के आसपास गांव वालों को कुछ एक ऐसा इस प्रकार से कोई शव मिला है जिसकी शनाख्त नहीं हो पा रही। उसके बाद में जो विनीत था दौड़ा दौड़ा उस जगह पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद में जैसे ही वो शव को देखता है, इसकी तो चीखें निकल जाती है। ये तुरंत अपने भाई की शनाख्त कर लेता है, क्योंकि ये जो डेड बॉडी थी ये किसी और की नहीं बल्कि संदीप की ही थी। अब ये अपनी भाई की डेड बॉडी को अपने गले से लगाकर चीख चीख कर दहाड़े मारकर रोने लग जाता है और इस बात की पूरी जानकारी ये अपनी भाभी काजल को देता है। अब दोस्तों जैसे ही काजल के पास में उसके देवर विनीत का कॉल आता है, वो कहता है कि भैया की हत्या हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी इस जगह पर पड़ी हुई है। काजल जो थी ये फ़ोन पे ही दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है और अपने बेटे अंश को लेती है और मौके वारदात पर पहुंचती है। जैसे ही ये वहाँ पर पहुंचती है, इसको तो एकदम से होश गुम हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो पति था वहीं पर मृत पड़ा हुआ है। और वहीं से घटनास्थल से तुरंत पुलिस को कॉल किया जाता है और पुलिस जैसे ही ये बात सुनती है, पुलिस भी अपनी गाड़ी को उठाती है, तुरंत अपनी टीम के साथ में इस मौके वारदात पर पहुंचती है जहां पर क्राइम हुआ था। उसके बाद में पुलिस उस पूरी घटनास्थल को बड़ी बारीकी से जांच करती है और बारीकी से जांच करने के बाद में उस डेड बॉडी की एक तरीके से बहुत अच्छे से छानबीन करने के बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि दरअसल ये जो संदीप है जिसकी हत्या हुई है, इसके पीछे गर्दन पर किसी धारदार हथियार को कई बार चलाया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अब दोस्तों आखिरकार पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इधर पुलिस कातिल का पता लगाने के लिए सबसे पहले जो पूछताछ करती है वो संदीप के भाई विनीत से करती है। विनीत से पूछती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है, क्या तुम्हारे भाई का किसी से कोई झगड़ा या फिर हाल फिलहाल में कुछ ऐसा कि तुम्हारे भाई को किसी ने वार्निंग दी हो या फिर ऐसा कुछ। तो विनीत कहता है कि दरअसल मेरे भाई का किसी के साथ में कोई झगड़ा नहीं था, न कोई बुराई थी और मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं है। उसके बाद में काजल से पूछताछ की जाती है पत्नी से, तो काजल भी यही बताती है कि मेरे पति का ना तो किसी से झगड़ा था, न हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ।
मुझे किसी के ऊपर शक तो नहीं है। लेकिन दोस्तों पुलिस इस पूरे मामले में जब इन दोनों के बयान लेती है और बयान लेने के बाद में पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में धारा 302 के अंतर्गत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर इस केस की पूछताछ पूरी छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कहीं से भी कोई सबूत लग नहीं पाता है। लगभग 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस के जो हाथ थे वो अभी तक खाली थे। लेकिन तीसरे दिन पुलिस के पास में एक मुखबिर पहुंचता है और वो मुखबिर बताता है कि दरअसल संदीप जिसकी हत्या की गई है और उसकी जो पत्नी काजल है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते थे ये पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे। अब जैसे ही ये बात सामने आती है तो पुलिस एकदम से रिवाइंड में जाती है। पुलिस जब इस महिला जो काजल थी यानी संदीप की जो पत्नी जब इसके बयान लिखवा रही थी तो बयानों में एक क्लियरिटी नहीं थी। कहीं ना कहीं पुलिस को शक तो था, लेकिन शक के आधार पर पुलिस उस महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। इसलिए पुलिस इंटरनली इस पूरे केस की छानबीन शुरू करती है और सबसे पहले जो काजल थी, इस काजल के मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही CDR निकाला जाता है तो पुलिस को एक ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है कि जिसे देखने के बाद में पुलिस का जो शक था अब ये यकीन में बदल जाता है। दरअसल पिछले 1.5 महीने के अंतर्गत एक नंबर ऐसा था कि जिस नंबर पर लगभग 1300 बार कॉल की गई थी और इन 1300 बार कॉल करने के बाद में कई बार ऐसी कॉल्स भी हुई थी जिनमें 2 से 3 घंटे तक लगातार बात की गई थी। अब जैसे ही ये बात पता चलती है कि एक नंबर पे बात हुई है, सबसे पहले उस नंबर की डिटेल निकाली जाती है कि भाई ये नंबर किसका है। तो पता चलता है दरअसल ये जो नंबर है लक्ष्मण कुमार पासवान नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और जो लक्ष्मण कुमार पासवान है वो इसी टेगरा थाने के जो रतगांव है वहीं का रहने वाला है। अब जब पुलिस को ये सारी डिटेल मिल जाती है तो पुलिस जो थी वो सबसे पहले लक्ष्मण कुमार पासवान को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आती है और जो भी कॉल डिटेल पुलिस ने निकाली थी, जो भी CDR पुलिस ने निकाला था, वो सारी डिटेल्स इसके सामने रखने के बाद में इससे पूछताछ शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो लक्ष्मण कुमार पासवान से जब पूछताछ करती है वो भी सारी कॉल डिटेल्स रखने के बाद में, तो जो लक्ष्मण कुमार पासवान था ये पुलिस के सवालों के ज़्यादा देर जवाब दे नहीं पाता है। उसके सामने पुलिस के सवालों के आगे ये टूट जाता है और टूटने के बाद में ये जो नाम लेता है वो पूजा का लेता है। उसके बाद में इसी की तहरीर पर पूजा को गिरफ्तार किया जाता है। और दोस्तों पुलिस जब पूजा को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है और पूजा जब वहाँ पर बैठे हुए लक्ष्मण कुमार पासवान को देखती है तो ये समझ जाती है कि सारा भेद खुल चुका है, सारा राज खुल चुका है। अब उसके बाद में जब पुलिस पूजा से पूछताछ करती है और उसके बाद में पूजा जब पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करती है और पूजा जो कहानी बताती है, ये कहानी वाकई हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल जो काजल है ये पुलिस को बताती है कि जब 1 साल पहले उसके पति का जो बिजनेस था ये ठप हो गया था और उसके बाद में ये अपने पति को उसके ही घर पर छोड़कर अपने मायके में आ गई थी और साथ में अपने बेटे को ले आई थी। और बेटे को लाने के बाद में ये उसका बेहतर भविष्य बनाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बनाने के लिए अपने बेटे का एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में कराती है। लेकिन बेटा जो कि पढ़ने लिखने में इतना ज़्यादा तेज़ नहीं था, इतना ज़्यादा शार्प दिमाग का नहीं था, इसलिए ये सोचती है कि क्यों ना अपने बेटे की एक प्राइवेट कोचिंग लगवा दी जाए। उसके बाद में कोचिंग के लिए टीचर तलाश करती है तो पता चलता है जो लक्ष्मण कुमार पासवान है ये अच्छी कोचिंग पढ़ाता है। अब उससे बात की जाती है तो लक्ष्मण कुमार पासवान जो था वो इसके ही घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बच्चे को तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये शाम के वक्त काजल के घर पर, काजल के मायके में अंश को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। लेकिन दोस्तों जब ये अंश को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था तो उसी समय जो काजल थी ये भी उस लक्ष्मण कुमार पासवान के पास आकर बैठ जाती थी और बच्चे को ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ ये बातें किया करती थी। दोस्तों जो लक्ष्मण कुमार पासवान था इसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास थी, लेकिन ये शादीशुदा नहीं था। देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, रंग सांवला। जो काजल थी ये देखते ही देखते उसको एकदम उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है। चूँकि ये शादीशुदा थी, वो कुंवारा था, इसलिए ये अपनी दिल की बात कहने में उससे हिचकती थी, कह नहीं पाती थी। लेकिन अक्सर जब कभी भी लक्ष्मण कुमार पासवान उसके बेटे अंश को कोचिंग पढ़ाने के लिए आता था ये उसके पास आकर ज़रूर बैठती थी। अब दोस्तों ये जो सिलसिला था लगातार चलता रहता है। लक्ष्मण अक्सर उसके बेटे अंश को कोचिंग पढ़ाने के लिए आता था और काजल वहीं पर बैठ जाया करती थी। अब जब ये लगातार बैठना उठना हुआ वहाँ पर, उसके बाद में इन दोनों के बीच में जो बातचीत थी वो शुरू हुई। अब जब बातचीत शुरू हुई तो ये दोनों एक दूसरे से ओपन हुए और एक दिन लक्ष्मण जो था वो काजल से उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में सारी बात पूछता है। तो जो काजल थी ये भी सारी बात लक्ष्मण को सच सच बता देती है। ये बताती है दरअसल उसकी शादी हो चुकी है और 12 साल शादी को गुजर चुके हैं, लेकिन अचानक से उसके पति का जो बिज़नेस था ये ठप पड़ गया और जो माली हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है।
ढंग से बच्चे की फ़ीस भी जमा नहीं कर पाती हूँ, तो अगर तुम चाहो मेरी हेल्प कर सको तो मुझे भी कोई नौकरी दिला दो। अब जो लक्ष्मण था ये तुरंत काजल की बातों में आ जाता है और अपने ही इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में काजल को नौकरी दिला देता है। अब जो काजल थी, जब लक्ष्मण उसको नौकरी दिला देता है टीचिंग की, तो जो काजल थी ये अक्सर टीचिंग करने के लिए उस स्कूल में जाती और वहाँ से लौट के आती। और जो लक्ष्मण था ये लगातार अंश को कोचिंग पढ़ाने के लिए आता था, अक्सर वहाँ बैठती। जब काजल की नौकरी लक्ष्मण ने लगवा दी थी तो काजल भी कहीं ना कहीं अब लक्ष्मण की एक तरीके से एहसानमंद हो चुकी थी और उसका बहुत कहा मानती थी। उसको लगता था कि लक्ष्मण ने एक तरीके से उसकी अंधेरी ज़िंदगी में उजाला किया है, उसको एक नौकरी दिलाई है जिससे उसकी ज़िंदगी में कुछ पैसे आ सके, उसके जो बेटे की पढ़ाई है वो रुक ना सके। उसके बाद में ये जो सारी चीज़ें थी ये नॉर्मली चलने लगती हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खुलने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गए थे। अब दोस्तों उसके बाद में जब ये घुल मिल जाते हैं उसके बाद में इनके बीच में दोस्ती हो जाती है और ये जो दोस्ती थी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कहते हैं ना कि एक लड़का एक लड़की कभी दोस्त हो नहीं सकते, इनके बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पकती ज़रूर है। अब इसी तरीके से जो लक्ष्मण था, जो काजल थी, इन दोनों के बीच में मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद में आए दिन इन दोनों के बीच में अक्सर संबंध बनने लगे थे। उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है, लक्ष्मण आता और इनके बीच में संबंध बनते हैं जब कभी कोई घर पे नहीं होता। और एक दिन जो काजल थी लक्ष्मण को एक तरीके से बहलाती है, फुसलाती है, मनाती है और उसे मंदिर लेके जाती है और वहीं पर चोरी छुपे ये अपने पति को बिना बताए लक्ष्मण से शादी कर लेती है। और जब दोस्तों एक बार ये शादी हो जाती है उसके बाद में जो काजल थी ये अब लक्ष्मण के साथ में काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक रहने लगी थी, काफ़ी ज़्यादा घुल मिल के रहने लगी थी। और इस बात का शक कहीं ना कहीं इसके 8 साल के बेटे अंश को हो जाता है। अंश जो कि 8 से 9 साल का हो चुका था, उसे इतनी तो समझ थी कि अच्छा और बुरा क्या होता है। और कहीं ना कहीं जब उसे अपनी माँ के ऊपर शक होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है तो वो ये सारी बात अपने पिता संदीप को बताता है। और संदीप जैसे ही अपने बेटे के मुँह से ये बातें सुनता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो तुरंत अपनी ससुराल में पहुंचता है और अपनी पत्नी काजल जो थी उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है। और झगड़े तकरार के समय जो काजल थी ये कहती है कि दरअसल जो अंश है ये मात्र 8 से 9 साल का बच्चा है और उसे इतनी समझ नहीं है और वो मेरे और लक्ष्मण के रिश्ते को गलत समझ रहा है। अब जो संदीप था वो इस बात पे यकीन नहीं करता है, लेकिन जो काजल थी ये किसी तरीके से अपने पति को कन्विंस कर लेती है, अपने पति को कन्विंस तो कर लेती है। और एक तरीके से संदीप अपनी पत्नी काजल का कहा तो मान लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शक की सुई थी अब उसके दिमाग में लटकने लगी थी और उसे अपनी पत्नी पर अब शक हो जाता है। और इसीलिए जो संदीप था अब ये अपनी पत्नी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। इसको लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये अपनी पत्नी का ख्याल रखेगा तो उसके बाद में जो उसकी पत्नी है एक तरीके से उधर से हट जाएगी और उसने अपने पति के करीब आने लगेगी। और इसी के चलते अब ये फैसला करता है कि ये उसी के घर रहने लगा था। अब संदीप अपनी पत्नी का ख्याल रखने लगा था, अपने ही ससुराल में रहने लगा था। अब कहीं ना कहीं इस वजह से अब जो काजल थी और जो लक्ष्मण था इन लोगों का मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। काजल अक्सर लक्ष्मण को फ़ोन करती, उसे बुलाती, लेकिन लक्ष्मण उसके पति संदीप के डर से उसके घर नहीं आ रहा था क्योंकि उसको पता था कि उसका जो पति है वो घर पे ही है। लेकिन दोस्तों जो संदीप था उसने कभी लक्ष्मण को देखा नहीं था और इसे ये भी नहीं पता था कि जो लक्ष्मण है ये दिखता कैसा है। और एक दिन जो काजल थी लक्ष्मण को कॉल करती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हमें एक काम करना पड़ेगा। दरअसल जो मेरा पति संदीप है तुम उसको रास्ते से हटा दो। और उसके बाद में ये सारी प्लानिंग बताती है। उसके बाद में जो लक्ष्मण था ये भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद में एक दिन जो काजल थी अपने पति संदीप से कहती है कि तुम्हारा जो कारोबार है ये काफ़ी ज़्यादा ठप चल रहा है और मैंने एक बाबा से बात की है और वो बाबा कुछ ऐसा कर देंगे कि तुम्हारा जो कारोबार है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और मौके पे ही तुम्हें लगभग 25,000 रुपये का कैश तो उसी टाइम मिल जाएगा। इस तरीके बाबा है, पहुँचे हुए बाबा। अब जो संदीप था वो इस तरीके से जब अपनी पत्नी की बात सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि कारोबार ठप चल रहा है और एक तरीके से अगर वो बाबा के पास जाएगा और सारी जो क्रियाएं हैं वो करेगा तो 25,000 तो इसे उसी समय मिल जाएगा। तो हो सकता है कि बाबा काफ़ी अच्छा हो पहुंचा हुआ। उसके बाद में जो काजल थी ये सारी बात उसे अपने जो प्रेमी था लक्ष्मण उसको बता देती है। इस तरीके से वो जो बाबा था वो मार्केट जाता है और वहाँ से एक तरीके से एक पीला चादर रुमा लेता है, एक तरीके से काफ़ी बड़ी, उसे ओढ़कर एक तरीके से एक बाबा का भेष बनाकर एक बार इससे मुलाकात करता है। अब जब मुलाकात करता है तो जो संदीप था ये भी उस बाबा पर यकीन कर लेता है। उसके बाद में 25 नवंबर साल 2017 को जो संदीप था ये उस बाबा से मिलने के लिए जा ही रहा होता है कि उसी समय इसकी गाड़ी की डिग्गी में जो काजल थी वो एक धारदार हथियार को रख देती है और इस बारे में संदीप को नहीं पता था।
अब उसके बाद में संदीप जो था वो उस बाबा से मिलने के लिए पहुंचता है। वो जो बाबा था वो कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण ही था, क्योंकि संदीप ने तो लक्ष्मण को कभी देखा नहीं था। अब उसके बाद में ये लक्ष्मण को कॉल कर देती है, उससे कहती है कि मैंने एक तेज़ धारदार हथियार संदीप की गाड़ी की डिग्गी में रख दिया है और तुम चाहो तो आज ही काम को कर देना। उसके बाद में जो लक्ष्मण था ये संदीप से कहता है कि दरअसल जो भी रहेगा वो आज ही करना पड़ेगा। उसके बाद में एक सुनसान जगह पर लेके जाता है, और जो कि बूढ़ी गड़क नदी है, यहीं पर एक सुनसान इलाका है। वहाँ पर ये लोग पूजा पाठ का कुछ सामान खरीदने के बाद में वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद में पूजा पाठ किया जाता है। उसके बाद में ये जो लक्ष्मण था ये संदीप से कहता है कि तुम्हें अपनी आंखें बंद कर 15 मिनट तक बैठना होगा, और 15 मिनट तक तुम अगर आंखें बंद करके बैठोगे तो 25,000 रुपये का नगद कैश तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारा कारोबार है ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब जो संदीप था वो इस लक्ष्मण का कहा मानता है, आंखें बंद कर लेता है। उसी समय ये जो लक्ष्मण था वहाँ से उठता है और संदीप की ही गाड़ी में जो डिग्गी के अंदर जो तेज़ धारदार हथियार पड़ा था उसको उठाता है और पीछे से जाकर संदीप की गर्दन पर एक के बाद एक कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से जो संदीप था उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। और उसके बाद में ये संदीप की बाइक को उठाता है और उसके बाद में जो काजल थी उसके घर पे पहुंचता है, और उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद में ये लोग वहीं पर संबंध बनाते हैं और उसके बाद में जो लक्ष्मण था ये वहाँ से फरार हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, जब ये बात पूरी पुलिस को पता चलती है तो इन दोनों की तहरीर पर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन दोनों को जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस काजल ने जो अपने पति के साथ में किया, क्या उसको करना चाहिए था? दोस्तों, अगर मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन दूं, अगर कोई किसी को पसंद नहीं करता है और उसको चाहिए कि वो अपने पति से या फिर पत्नी से अलग रहना चाहता है, तो हमारे जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उसने हमें इजाज़त दी है कि हम कोर्ट में जाकर एक दूसरे से तलाक ले लें। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब करें? क्यों किसी को मौत के हवाले करते हैं? लोग इसी तरीके का कृत्य करते हैं। उसके बाद में पुलिस उन तक पहुंचती है, उनके गिरबान तक पहुंचती है, उनको पकड़कर जेल में डालती है, जिसके बाद में उनकी भी ज़िंदगी नर्क बन जाती है और जो व्यक्ति जिसका कत्ल हुआ वो तो इस दुनिया से चला ही गया। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में जो भी कहना चाहें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए थे, ये अनिल सालंकी जी हैं, लिखते हैं क्या ज़माना आ गया है, जानवरों से भी इंसान गए गुजरे हैं और माँ बाप की गलती है कि बच्चों को एक तरीके से उन पर बराबरी से ध्यान नहीं देते। तो अनिल सालंकी जी, आपने कॉमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। के जस्ट क्राइम है, लिखते हैं भाई साहब आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट गुरदासपुर से हमारी कहानी देखते हैं, धन्यवाद। उसके बाद में मनोज ब्लॉग है, लिखते हैं वेरी नाइस, तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में अंशु मौर्य है, लिखते हैं आशु फ्रॉम प्रयागराज, सर हम आपकी सारी स्टोरी सुनता हूँ, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रजनी है, लिखती है नाइस स्टोरी भाई, तो दीदी आपका धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं इट्स वेरी शेमफुल, दीज आर रिजल्ट ऑफ, एक तरीके से लिखा है इन्होंने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में संदीप पाटिल हैं, लिखते हैं भाई साहब आपकी सभी स्टोरी देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ, पर आप मेरा नाम कभी नहीं लेते। मैं आपका बड़ा फ़ैन बन चुका हूँ और मेरा नाम एक तरीके से संदीप कुमार पाटिल है, अमिली की रेवा MP से हूँ, प्लीज़ सर मेरा नाम ज़रूर से ज़रूर लेना। तो एक तरीके से जो संदीप पाटिल है, तो भाई अगर आपने मेरी लेटेस्ट कहानी पे कमेंट्स नहीं किया होगा तो मिस हो गया होगा, अदरवाइज़ मैं किसी का कमेंट्स मिस नहीं करता है। उसके बाद में राम प्यारे यादव हैं, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, इस ज़माने को क्या हो गया है, इतने सारे क्राइम की कहानी सुनने के बाद भी ज्ञान नहीं हो रहा है, राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी आपका धन्यवाद कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। उसके बाद में अस्सलाम वालेकुम, दिल्ली में बहुत सर्दी हो रही है, आप मुझे भी कोल्ड फीवर हो रहा है, आप अपना ख्याल रखना, रिश्तों पर एतबार नहीं रहता, फौजिया खान लिखती हैं, फौजिया खान आपका धन्यवाद। उसके बाद में वीके जोन है, लिखते हैं घोर कलयुग है, रिश्तों की मर्यादा खत्म हो रही है, काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है, भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, आज की कहानी में आपकी जो तबीयत है ये ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा बदल रही है। मेरे भाई, जो उत्तर भारत के अंदर कोल्ड है, जो ठंड है इतनी ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है कि कुछ बता नहीं सकता। उसके बाद में रविंद्र हैं, लिखते हैं सर आज मेरी फ्रेंड की सिस्टर का बर्थडे है, रेखा, पापा का नाम राजकुमार रावड़ी मंडी है, तो भाई आपकी जो फ्रेंड है, उनकी जो सिस्टर है, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। उसके बाद में हुमैरा मसरूर है, लिखते हैं पेरेंट्स की गलती है और बच्चे को अकेला छोड़ कर जाते हैं, और उनको अपनी बेटी को छोड़ना चाहिए था तो उसको लॉक करके जाते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही इन्होंने, खासकर जो बेटी होती है, हमें बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे भले ही उसका सगा भाई ही घर पे हो, बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। माता हमेशा बेटी के साथ रहे तो बढ़िया है, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है तो उसके आगे तो मजबूरी है।
उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, गुफरान खान अमेठी से हमारी कहानी देखते हैं भाई, धन्यवाद। उसके बाद में अजहर मलिक हैं, लिखते हैं मैं आपका मेंबर हूं, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं क्या हाल है भाई, क्या हाल चाल है, तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, राम धीरज मौर्य, तो राम धीरज मौर्य जी आपने कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद। नासिर पठान जी कमेंट्स लिखते हैं कैसे हो, तो भाई ठीक हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है अनिल बोई का है, तो भाई अनिल बोल जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में AKH हैं, लिखते हैं क्या हो गया है आज के लोगों को, रिश्तों की मर्यादा को भूल चुके हैं। उसके बाद में प्रमोद कुमार हैं, लिखते हैं हैदराबाद ननल नगर से प्रेम कुमार मोहम्मद हनीफ नाम ज़रूर लेना सर, तो प्रेम कुमार हैं और नाम लेने को बोल रहे हैं मोहम्मद हनीफ जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में साहिल अंसारी हैं, लिखते हैं आप किरदारों की फ़ोटो भी लगाया करो, तो भाई प्राइवेसी रखना लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उनके फ़ोटोज़ एक तरीके से जो दिखाने लायक नहीं है, अगर कोई नाबालिग है तो ऐसा उनकी ज़िंदगी पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद में सचिन कुमार है, लिखते हैं सचिन कुमार बक्सर बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं, तो इसमें एक कमेंट्स मिस है जिसको आज मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, वो कमेंट्स है ज्ञान सिंह जी का। तो ज्ञान सिंह जी आप कहाँ हैं, ठीक है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये जो कहानी थी आप लोगों को कैसी लगी, हमारे सुनाने का जो तरीका है कैसा लगा, और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आज जिसकी वजह से वीडियो लेट हुई है वो है स्टूडियो हमने बदल दिया है, और पीछे जो ब्लैक बैकग्राउंड आप लोग को दिखाई पड़ता था आपसे दिखाई नहीं पड़ेगा, अब से आप लोग को यही बैकग्राउंड दिखाई पड़ेगा जो इस वीडियो में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हमारा जो स्टूडियो है आज के दिन आप लोग को कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में अगर कभी कभी मिस हो जाता है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हैं, और उसका इंस्टाग्राम का जो लिंक है आप लोग को मेरे चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद में आप लोग टाइप कर सर्च कर सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, अपनों की एक तरीके से अहमियत को समझिएगा, रिश्तों की कदर करिएगा। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।